हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान के चैप्टर अम्ल, क्षार तथा लवण के भाग 1 को। आज हम लोग इस वीडियो में केवल और केवल अम्ल के बारे में बात करेंगे। अम्ल के बारे में जितनी भी जानकारियां होती हैं वो सारी जानकारी हम आपको आज देने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए अम्ल क्या होता है, इसके लिए कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं जिससे अम्लों की व्याख्या की जा सके, जैसे आर्हेनियस का सिद्धांत, ब्रांस्टेड-लॉरी का सिद्धांत, लेविस का सिद्धांत। लेकिन हाई स्कूल स्तर पर आपको जो पढ़ना है वो है आर्हेनियस का सिद्धांत। इसीलिए अम्लों को समझाने के लिए हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे वो केवल आर्हेनियस का सिद्धांत ही पढ़ेंगे और उसी पर हमारा फोकस होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आर्हेनियस ने अम्लों के बारे में क्या बताया, यानी कि उनके अनुसार हम लोग अम्लों को कैसे पहचानेंगे। तो आर्हेनियस ने बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित या वियोजित होकर धनायनों में केवल हाइड्रोजन आयन ही देते हैं, वे सभी पदार्थ कहलाते हैं अम्ल। यानी कहने का मतलब है कोई पदार्थ हम जल में घोल रहे हैं और वो जल में जाके टूट जाए कई भागों में, और जब वो कई भागों में टूटे तो उसमें जो धनायन वाला भाग है वो केवल और केवल हाइड्रोजन आयन मिले, यानी H+ मिले, तो ऐसे सभी पदार्थों को हम लोग कहने वाले हैं अम्ल। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, जैसे हमने ले लिया HCl, HCl, और इस HCl को हम लोग जल के अंदर जो है घोल दिए। तो जब जल के अंदर इसको डालेंगे तो ये जल में टूट के देगा H+ और ये जल में ही देगा Cl-। तो चूंकि ये जो आपका HCl है ये जल के अंदर H+ दे रहा है, तो आर्हेनियस के अनुसार ये जो HCl है ये कहलाएगा एक प्रकार का अम्ल, ये आपका कहलाएगा अम्ल। तो ये है आर्हेनियस की सिद्धांत अम्लों के लिए। अब हम लोग आगे एक और चीज जानते हैं कि यहाँ जब भी हम जल के अंदर आयनों को लिखेंगे तो बगल में इसके AQ लिखेंगे, क्योंकि जल के अंदर ही ये आपका इस रूप में पाया जाएगा। और जल के अंदर जब हम कोई चीज घुला हुआ उसको दर्शाते हैं तो उसके बगल में हम लोग AQ लिखते हैं। ये हमने आपको इसके पहले वाले चैप्टर जो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण था उसमें आपको समझाया था कि कोई समीकरण कैसे लिखते हैं। अगर आपको आगे के चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ने और सारे समीकरण अच्छे से लिखने हैं तो पहले आप उनको जो है उस चैप्टर की जितने वीडियो हो उसको पूरा देख लीजिए, फिर आप आगे पढ़िए। तो देखिए इसने H+ दिया, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, अम्ल कहने वाले हैं। अब एक यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया HNO3, जल के अंदर जाएंगे तो ये देगा H+ और देखिए ये प्लस आपका देगा NO3-। तो चूंकि इसने भी H+ दिया यानी कि हाइड्रोजन आयन दिया, ये इसको कहते हैं हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। तो इसने हाइड्रोजन आयन दिया, इसीलिए हम लोग इसको भी कहेंगे अम्ल। ये कौन सा अम्ल है, ये आपका कहलाता है नाइट्रिक अम्ल। इसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन आयन और इसको कहेंगे नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन। और ये आपका है क्लोराइड आयन। तो इस तरह आपने देख लिया कि ये सारे के सारे पदार्थ जल में जाके टूट रहे हैं धनायन और ऋणायन में, और धनायन में केवल कौन मिल रहा है, केवल हाइड्रोजन आयन में मिल रहा है। तो ये सब के सब कहलाएंगे अम्ल। अब एक यहीं पर आपको जरूरी बात ये जाननी है कि जल के अंदर जब भी कभी हाइड्रोजन आयन बनता है तो वो कभी इस रूप में आपका नहीं रह पाता है, कभी हाइड्रोजन आयन के रूप में वो रह ही नहीं पाता है, वो तुरंत जल के कण से जुड़ जाता है। क्यों, इसका भी रीजन जान लीजिए, ये है बहुत जरूरी। आप जानते होंगे कि अगर हम लोग कहीं हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन का मतलब है कि लिखते हैं 1H1 इसका सिंबल, और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर होता है एक प्रोटॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। ये होता है हाइड्रोजन की संरचना, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब आप सोचिए कि यहाँ H+ का क्या मतलब है। H+ कब लगता है, H+ तब लगता है, किसी के ऊपर प्लस तब लगता है जब वहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाए। जैसे ये कोई आपका तत्व है, इसमें से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इस पर लग जाता है प्लस का चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो इस पर डबल प्लस लग जाता है,
3 इलेक्ट्रॉन निकले तो उस पर लग जाता है ट्रिपल प्लस। और कोई भी अगर आपका पदार्थ है, अगर वो इलेक्ट्रॉन ले ले तो उस पर लगता है माइनस का चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन लगता है 1 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है 2 माइनस, और 3 इलेक्ट्रॉन लेता है 3 माइनस। तो ये चीज होता है। तो हाइड्रोजन प्लस का मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। ध्यान से देखिएगा, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर त्याग देगा तो बचा क्या? प्रोटॉन। प्रोटॉन बचने का ये मतलब है कि जो ये हाइड्रोजन है, ये देख रहे हैं जो हाइड्रोजन है, ये केवल और H प्लस जो है ये केवल और केवल क्या है? प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन क्या होता है? बहुत ही छोटा सूक्ष्म कण होता है, मौलिक कण होता है, और साथ में इस पर आवेश भी बहुत ज्यादा होता है। और आपने देखा होगा कि प्रोटॉन कहीं मुक्त अवस्था में हमको नहीं मिलता है। तो जब प्रोटॉन यहाँ पर ये बच गया तो प्रोटॉन का मुक्त अवस्था में जल के अंदर रहेगा? कभी नहीं रहेगा। इस कारण ये जो है कि इस रूप में न रह के ये जल के कणों से जुड़ जाता है, क्योंकि इस रूप में रह ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो निकलने वाले यहाँ पर जो H प्लस है वो तुरंत जल के कणों के साथ जुड़ जाते हैं, और जल के कणों के साथ देखिए जुड़ के क्या बना जाएगा? H2 और ये H3 और वो एक प्लस बना लेगा, जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। तो आपको याद रखना है कि जल के अंदर जो H प्लस होते हैं वो हाइड्रोनियम आयन के ही रूप में रहते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी परिभाषा ये भी दिया जाता है कि ऐसे पदार्थ जो जल में हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं वे कहलाते हैं अम्ल। तो बात तो वही है दोनों जगह, ऊपर कहे चाहे ये कहे। तो इस तरह आपने अम्लों की परिभाषा हमें लगता है बहुत अच्छे से समझ लिया, और किस रूप में H प्लस रहता है वो भी समझ लिया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग अगला पॉइंट जो है वो देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार देख लेते हैं। तो जो अम्ल होता है वो अम्ल आपका 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन सा होता है? प्रबल अम्ल होता है पहला, और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे सभी अम्ल जो जल में जाके पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, यानी पूरे के पूरे आयनित हो जाएंगे, यानी कि उनके आयन से ढेर सारा H प्लस उत्पन्न हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन। तो वे सभी के सभी अम्ल कहलाएंगे प्रबल अम्ल। ऐसे अम्ल जो जल में जाके पूर्ण रूप से आयनित हो जाएंगे, यानी पूरा का पूरा टूट गया, वो कहलाएंगे प्रबल अम्ल। पूरा टूटने का मतलब ऐसे है कि हम लोग 1000 कण डालें उसमें जल के अंदर, मान लीजिए मानने के लिए कह रहे हैं कि 1000 कण हम डाल दिए और 1000 में से 1000 टूट गया, या उसमें 990 टूट गया, तो ऐसे समय हम मानेंगे कि वो पूरा का पूरा टूट रहा है, तो उसे कहेंगे प्रबल अम्ल। अब प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं? तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया H2SO4, नाइट्रिक अम्ल हो गया HNO3। तो ये सब है प्रबल अम्ल। इनको जल में डालेंगे तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में टूटने वाले हैं। दुर्बल अम्ल क्या होता है? ऐसे सभी अम्ल जो जल में जाने के बाद आंशिक रूप से आयनित होते हैं, यानी पूरा नहीं टूटेंगे, कुछ ही भाग उनका टूटने वाला है। जैसे 1000 कण डाले तो पता चला उसमें से 2, 4, 10, 20 ऐसे ही टूटा, तो इतने कण टूटेंगे तो बहुत कम मात्रा में वहां हाइड्रोजन आयन आपको मिलने वाले हैं। तो ऐसे अम्ल जो होते हैं उनकी प्रबलता बहुत कम होती है, इसीलिए इन्हें कहते हैं दुर्बल अम्ल। अब इसमें दुर्बल अम्ल में कौन होंगे? जितने भी कार्बनिक अम्ल है वो दुर्बल ही है। जैसे हम लोग ले लिए फार्मिक अम्ल, देखिए जो हम नाम बता रहे हैं ये लिख लीजिएगा। फार्मिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया CH3COOH, बेंजोइक अम्ल हो गया C6H5COOH, आपका कार्बोनिक अम्ल हो गया H2CO3, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया। ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, देखिए ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH और यहाँ होता है COOH। इसको ऐसे भी लिखते हैं C2, और ये आपका C2 लिखते हैं, O4 लिखते हैं और H2 लिखते हैं। इस रूप में भी इसको लिखा जाता है, और ये मेन सूत्र इस तरह होता है। तो ये जितने भी अम्ल है ये सब दुर्बल अम्ल है। इनको जल में डालेंगे तो बहुत थोड़ा सा इसमें जो है कि आपका थोड़ा सा हाइड्रोजन आयन बनने वाला है, यानी बहुत थोड़े मात्रा में ये टूटने वाले हैं। तो ये हो गया प्रबल अम्ल, ये हो गया दुर्बल अम्ल। आगे चलते हैं और हम लोग देख लेते हैं अम्लों के बारे में, और कि अम्लों को हम लोग कैसे, अगर हमको दे दिया जाए तो कैसे पहचानते हैं। तो अम्लों को पहचानने का तरीका है अम्ल क्षार सूचक, और उन सूचकों में भी हम लोग जो प्रयोग करते हैं सबसे मुख्य सूचक का सबसे अधिक वो है लिटमस। अब लिटमस क्या होता है? तो लिटमस एक प्रकार का पदार्थ है जो एक लीचेन नाम के पौधे से प्राप्त किया जाता है। एक लीचेन नाम का पौधा होता है, उसी पौधे से लिटमस प्राप्त किया जाता है, यानी लिटमस एक
प्राकृतिक पदार्थ है और ये काम करता है अम्ल क्षार सूचक का, यानी कि ये सूचना देता है कि कहाँ अम्ल है कहाँ क्षार है। कैसे सूचना देता है? ये सूचना देता है अपना रंग बदल के। अगर इसको हम लोग अम्लों के अंदर डालेंगे तो ये वहां पर अम्लीय विलयन का रंग लाल कर देगा, यानी कि जहां कोई अम्लीय विलयन होगा उसमें लिटमस डालेंगे तो वहां पर आपको लाल रंग मिलने वाला है, और क्षारीय विलयन में उसका रंग होता है नीला। तो अभी हम अम्लीय का देख रहे हैं तो अम्ल में ये लाल कर देता है। तो मतलब कोई विलयन है, लिटमस डाले, अगर रंग लाल आया तो समझिए वो क्या है? अम्ल है। तो इस तरह आपने समझ लिया कि लिटमस की सहायता से हम लोग पहचान करते हैं अम्ल और क्षारक का। इसके कुछ भौतिक गुण भी देख लेते हैं कि अम्ल क्षारक के भौतिक गुण क्या होते हैं। जैसे स्वाद देख लेते हैं, स्वाद हम लोग देख लिए लिटमस के प्रति, ये सब भौतिक गुण है। तो अम्ल जो होता है उसका स्वाद जो होता है वो होता है खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा, पहला भौतिक गुण देख लीजिए कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। दूसरा, इसकी प्रकृति संक्षारक होती है। दूसरा भौतिक गुण इसकी प्रकृति संक्षारक होती है, यानी अम्ल को किसी जगह हम लोग रखे हैं तो वो जो पदार्थ है उनको क्षरण करता है, यानी उनको नष्ट धीरे धीरे कर देता है। तो अम्ल की प्रकृति संक्षारित होती है, संक्षारण होती है। और यहाँ तक कि कुछ प्रबल अम्ल होते हैं, ये इतने प्रबल होते हैं, मतलब ये इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि अगर आप इनको त्वचा पे गिर जाए तो आपके त्वचा को जला सकते हैं। इसीलिए इन सब प्रबल अम्लों से हमेशा आप संभल कर रहिएगा। कभी भी आप प्रयोगशाला में जाइएगा तो इनको डायरेक्ट हाथ से मत छुइएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी अम्ल है, अगर वो आपका गाढ़े रूप में रहे, अगर गाढ़ा अम्ल इनमें से है तो आपके हाथ पर पड़ेंगे तो आपके हाथ को गला सकते हैं। तो इसलिए आप इनसे सावधान रहें। तो इस तरह अम्लों के भौतिक गुण पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है अम्लों के रासायनिक गुण। तो चलिए देख लेते हैं अम्लों के कुछ रासायनिक गुण। तो चलिए हम लोग देखते हैं अम्लों के 4 रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण क्या होता है ये आप अभी से जान लीजिए। रासायनिक गुण का मतलब होता है कि कोई भी आपका जो पदार्थ होता है वो किसी दूसरे से कैसे क्रिया करता है, वही किसी दूसरे से कैसे अभिक्रिया करता है, उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक गुण। तो अम्लों के रासायनिक गुण का मतलब कि अम्ल दूसरी चीजों से कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए यहाँ 4 प्रकार के रासायनिक गुण है, जिसमें हम लोग देखेंगे धातु के साथ अभिक्रिया, फिर देखेंगे धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, फिर देखेंगे क्षारक के साथ अभिक्रिया, और चौथा देखेंगे धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। यही चारों आपको पढ़ने हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। धातु के साथ अभिक्रिया होता है तब क्या होता है? तो आपको सिंपल बता दें कि जब किसी धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है तो ये निर्भर करता है कि धातु किस प्रकार का है। अगर किसी सक्रिय धातु के साथ करता है तो आपको बता दें कि सक्रिय धातु का जो विलयन होता है वहां से हाइड्रोजन गैस को निकाल देती हैं बाहर। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम कोई अम्ल ले लिए, जैसे हम ले लिया H2SO4 और इसका विलयन ले लिए और इसमें कोई धातु डाल दिए, जैसे हमने धातु इस पे डाल दिया कैल्शियम, तो यहाँ पर जब कैल्शियम यहाँ पर डाल दिए हैं तो कैल्शियम क्या होगा कि यहाँ कैल्शियम इस हाइड्रोजन को निकाल देगा बाहर, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन से है ज्यादा सक्रिय। यहाँ देखिए कैल्शियम जो है ये निकाल के SO4 से जुड़ जाएगा और बन जाएगा CaSO4 और प्लस यहाँ पर H2 जो होगा गैस ये निकल जाएगा बाहर, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। तो सिंपल जो है कि यहाँ पर आप लोग इसके पहले वाले जो हमने वीडियो बनाया था जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें हमने बताया था विस्थापन अभिक्रिया, और ये विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब कि जब कोई पदार्थ जाए और यहाँ पर अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित करे तो उसे कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये कैल्शियम ज्यादा क्रियाशील है और हाइड्रोजन कम है, तो कम क्रियाशील है इसलिए कैल्शियम यहाँ पर जुड़ गया और कम क्रियाशील वाले हाइड्रोजन को निकाल दिया बाहर। अब ये आपको कैसे मालूम चलेगा कि कौन हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है और कौन ज्यादा है? तो इसके लिए आपको कोई विशेष काम नहीं करना है, आपको जाना है चैप्टर 3 में, जिसका नाम है धातु और अधातु। उस चैप्टर 3 यानी कि जब आप धातु अधातु में जाएंगे तो वहां पर आपको एक सारणी मिलेगी, सक्रियता श्रेणी। खोजेंगे तो आपको सक्रियता श्रेणी वहां पर मिलने वाली है। उस सक्रियता श्रेणी को आप देखेंगे तो वहां पर आपको सक्रियता, सभी धातुओं का सक्रियता क्रम दिया है कि कौन धातु सक्रिय है, कौन धातु कम सक्रिय है। तो उसमें आप देखेंगे कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी धातुएं हैं वो हाइड्रोजन से सक्रिय है, यानी वो हाइड्रोजन से क्रिया करके वहां से हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेंगी। हाइड्रोजन गैस से क्रिया नहीं, हाइड्रोजन के यौगिक यानी कि अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेंगी, और उस श्रेणी में जो हाइड्रोजन से नीचे है वो यहाँ से हाइड्रोजन गैस को बाहर नहीं निकालेंगे। तो वहां से देख लीजिएगा। एक आप और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर
अगर हम यहाँ पर देखिए, इसका नाम जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है, पहले ही हम बता दिए हैं, ये कैल्शियम है, ये आपका कैल्शियम सल्फेट है और ये आपका हाइड्रोजन है। तो ये आप लोग नाम जान लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर अगला एक और देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया HCl और इसको जल में घोल दिया और इसमें डाल दिया सोडियम धातु को, तो यहाँ सोडियम जाएगा और उससे क्रिया करेगा और आपका बना लेगा जो है यहाँ NaCl, और प्लस यहाँ पर जो H2 गैस हो जाएगी वो निकलेगी बाहर। आपको पता है कि हमेशा जो है कि ये गैस हमेशा H2 के रूप में रहेगा, कभी अकेले नहीं रहेगा, H2 के रूप में रहेगा। देखिए यहाँ पर ये समीकरण बिल्कुल था बैलेंस, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। यहाँ देखिए ये 2 आ गया, यहाँ एक ही है, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ क्लोरीन भी 2, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, और सोडियम 2, तो यहाँ भी हो जाएगा 2। तो यहाँ भी आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा बाहर। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर हम लोग H2SO4 से कराते हैं जिंक की अभिक्रिया, Aq ले लीजिए प्लस जिंक की अभिक्रिया, तो जिंक भी यहाँ से निकाल देगा और यहाँ बन जाएगा जिंक सल्फेट, और प्लस आपका ये, और प्लस आपका यहाँ पर बनने वाला है H2 गैस, और जो एक गैस है और ये निकलेगा बाहर, यहाँ भी ये जल में घुला रहेगा। तो इस तरह आपने देख लिया, धातुओं के साथ जब अभिक्रिया होती है तो वहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है और एक प्रकार का लवण बनता है। दूसरा हम लोग देखते हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पर धातु कार्बोनेट क्या होता है, पहले ये देख लीजिए। धातु कार्बोनेट ये होता है कार्बोनेट CO3-, और जब ये किसी धातु के साथ जुड़ता है तो उसे कहते हैं धातु कार्बोनेट। और ये होता है HCO3, ये आपका HCO3 होता है, इसे कहते हैं धातु, ये इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। और ये जब किसी धातु के साथ जुड़ता है तो उसे कहेंगे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इन्हीं के साथ अम्ल की क्रियाओं की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर अम्ल की हम लोग क्रिया कराते हैं, जैसे हम लोग कराते हैं HCl की क्रिया हम लोग कराते हैं यहाँ पर जो है किसी भी हम लोग, जो पहले हम लोग धातु कार्बोनेट्स कराते थे, इसके साथ हम कोई धातु कार्बोनेट ले लेते हैं। जैसे हमने मान लीजिए इसके साथ ले लिया सोडियम को, तो सोडियम इसके साथ जुड़ेगा तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होगा Na2CO3। अब देखिए यहाँ पर अब आप सोचेंगे कि ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 कैसे बना है, तो हमने ये बताया कि सूत्र आपको याद नहीं करना है, सूत्र आपको बनाना सीखना है। और हमने सूत्र बनाना आपको सिखाया है, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें हमने रासायनिक सूत्रों का निर्माण बताया है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आप सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और तमाम मैग्नीशियम जितने भी बहुत सारे सूत्र हैं उनको याद नहीं करना पड़ेगा, आप उसको बना लेंगे। बहुत ही हजारों सूत्र आप बनाना सीख जाएंगे। तो वो वाला वीडियो आप जरूर देखिए। बता रहे हैं आपका हाई स्कूल जो है वो आपका 25% तक आपके लिए वो सरल हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा वो आसान हो जाएगा केवल एक वीडियो देखने पर। तो वो वीडियो देखिएगा, वो वीडियो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या इधर आप ऊपर आई बटन से वीडियो से देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके एक आई बटन होगा, उसमें भी आप उसको क्लिक करेंगे तो वीडियो आपको दिखेगा, तो वहां से भी देख सकते हैं। तो ये देखिए सोडियम कार्बोनेट है, ये है सोडियम कार्बोनेट, और ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब इसकी क्रिया कराएंगे तो देखिए क्या होता है। जब ऐसे हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ बनता है लवण, और इसके साथ साथ बनता है जल, और इसके साथ साथ यहाँ से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों निकलता है, क्योंकि ये देख रहे हैं कार्बोनेट है, और कार्बोनेट जो होता है जब इसको हम गर्म करते हैं या जब इसे किसी अम्ल से क्रिया कराते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है हमेशा, क्योंकि ये जनरली जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ही ये बनती है, तो इसीलिए वहां पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर निकलता है। तो यहाँ पहले बनेगा एक लवण, यहाँ बनने वाला है। देखिए क्या क्या होगा, यहाँ पर क्या क्या बनेगा, एक यहाँ अम्ल लेंगे और हम लोग प्लस यहाँ पर धातु कार्बोनेट लेंगे, तो यहाँ पर आपका बनेगा लवण, प्लस बनेगा जल, और प्लस यहाँ से निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो बस वही देखना है क्या क्या बनने वाला कौन सा। तो देखिए यहाँ Na है प्लस Cl है, तो सबसे पहले एक लवण बनेगा NaCl, प्लस यहाँ पर बनेगा जल, और प्लस यहाँ से निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया रिएक्शन, सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हैं। ये तीन, कोई भी आपका यहाँ धातु कार्बोनेट आएगा ऐसे ही बनेगा। ये लवण आपके ऊपर है कि आप कैसे बनाते हैं, इसका ऋणान इसका धनान मिलकर लवण बनेगा। जल हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ये फिक्स रहेगा, केवल आपको लवण बनाना है। देख लीजिए, इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सभी लोग नाम जानते ही होंगे, ठीक है। बैलेंस करना है इसको, तो बैलेंस करेंगे। देखिए H यहाँ पर 1 है और यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो भाई यहाँ 2 से गुणा करेंगे।
इसके बाद देखेंगे यहाँ पर Cl हो गया 2 और यहाँ 1 है, तो इसमें भी करेंगे 2 से गुणा। फिर देखेंगे सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, सही है। इसके बाद कार्बोनेट देखेंगे, कार्बन यहाँ पे कितना 1, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन देखिए 3 है, यहाँ 1 और यहाँ 2, 3 है। समीकरण कैसे बैलेंस करते हैं इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, मतलब इसके पहले वाला जो फर्स्ट चैप्टर है वो रासायनिक समीकरण संतुलित करने पर ही है, लेकिन रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, वो भी वीडियो आप यहाँ आई बटन से देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ चलते हैं। ये हमने करा लिया धातु कार्बोनेट से, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं। यानी अगर यही क्रिया आपको करानी है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी जिसमें ये जुड़ा है, तो अगर इसमें सोडियम को जोड़ दे तो ये NaCO3 बन जाएगा, जिसे कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये एक प्रकार का धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेंगे। खास बात यह है कि इसके साथ भी क्रिया करेगा तो सेम वही लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कोई नई चीज नहीं बनने वाली है। तो यहाँ देखिए फिक्स है कि जल बनना ही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी फिक्स है कि बनना ही है। बस आपको याद रखना है कि यहाँ से जो है कि एक लवण बनेगा, वही लवण बनाना है। तो लवण क्या है, Na और Cl मिलके बन जाएगा NaCl। अन्य एग्जाम्पल भी आप लेंगे तो आपको ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हैं। बैलेंस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर फिर वही हाइड्रोजन, यहाँ पर देखेंगे 1 है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 1 2 हाइड्रोजन है, एक इधर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। Cl देखिए 1 है, ये है, सोडियम 1 है, 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 और 2 3 है, तो मतलब ये बैलेंस है। तो इस तरह आप बहुत सारे रिएक्शन कर सकते हैं। अच्छी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम लोग कैसे जानेंगे कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए बड़ा सिंपल होता है कि जहां भी कहीं कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही हो तो उसको चेक करना है। तो उसके लिए आप चूने का पानी ले लीजिए। चूने का पानी का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करते हैं, बुझा चूना करते हैं। जब आप कोई चूना उसको जल में घोल देते हैं तो वो आपका यही होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही बन जाता है। अगर इसमें इस पानी में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे CO2, तो जैसे ही इसके अंदर ये जाएगा ये इससे क्रिया कर लेगा और क्रिया करके आपका बना लेगा CaCO3। बताया था ना, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा कहीं तो कार्बोनेट बना लेगा और कार्बोनेट टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो ये जाके बना लेता है कार्बोनेट और प्लस यहाँ से जो है कि बाहर निकल जाता है H2। तो अब क्या होता है कि अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये बना कार्बोनेट। जैसे ये कार्बोनेट बनता है ये आपका अवक्षेप बना लेता है और इसका कलर दूधिया हो जाता है। तो चूने का पानी अभी जो साफ साफ दिख रहा था घुला हुआ, वो पानी धीरे धीरे दूधिया, उसका रंग बदलने लगता है। तो जैसे ही पानी में कोई गैस आप प्रवाहित करें कार्बन डाइऑक्साइड और उसका रंग बदले, दूधिया हो जाए, तो समझिए कि उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही आप डाल रहे हैं, तभी कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और उसका रंग बदल जा रहा है। अगर आप मुंह से भी फूकेंगे तब भी उसका रंग बदलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप, क्योंकि मुंह से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगला देखते हैं क्षारक के साथ अभिक्रिया। इसको हम लोग बाद में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप देख लीजिए कि ये अभी भी थोड़ा सा देख लीजिए इसको, इसके रासायनिक गुण में क्षारक के साथ क्रिया होगा, लेकिन बाद में हम लोग इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। तो क्षारक किसे कहते हैं? आर्हेनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जल में जाके ऋणान में OH माइनस देते हैं, OH माइनस देते हैं, उन्हें कहते हैं क्षारक। तो जैसे हम लोग यहाँ कोई क्षारक ले लेते हैं, पहले हम लोग अम्ल लेते हैं H2SO4 और इसकी क्रिया हम लोग करा देते हैं किसी क्षारक से। जैसे क्षारक में हमने ले लिया NaOH, ये हमने जल में घोल के ले लिया। अब देखिए ये OH माइनस इसमें जुड़ा है, जल में जाकर OH माइनस देगा, इसीलिए क्षारक कहते हैं। तो जब हम लोग किसी अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनता है और बनता है जल। लवण बनेगा, जल बनेगा। लवण कैसे बनेगा? इसके Na यानी इसके धनायन और इसके ऋणायन से मिलके आपका लवण बनेगा और इसके धनायन यानी हाइड्रोजन से और ऋणायन OH से मिलके आपका बनेगा जल। तो यहाँ लवण बनेगा, इससे Na के साथ जुड़ेगा SO4। तो आप जानते हैं कि Na के साथ SO4 जुड़ेगा तो बनेगा Na2SO4। सूत्र ऐसे ही बनता है। आप जो है कि बनाना वहां पर हमने सिखाया, सीख लेंगे तो ये सब आप करने लगेंगे। और प्लस ये देखिए Q जल में घुला रहेगा, प्लस यहाँ पर बनेगा H2O जो होता है एक लिक्विड। तो देखिए ये रिएक्शन होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए याद रखना है आपको कि जब भी रिएक्शन ऐसे होता है तो इसका धनायन यानी H प्लस इसके ऋणायन OH माइनस से जुड़ता है और इसका धनायन इसके जो है ऋणायन से जुड़ेगा, तो इस तरह यहाँ पर एक लवण बनेगा। तो ये चीज आपको याद रख लेना है कि ये धनायन ऋणायन क्या है, ठीक है। और धनायन ऋणायन का कॉन्सेप्ट जानना है तो हमने बताया था कि रासायनिक जो सूत्रों का निर्माण है वो वाला आप वीडियो देखिए, उसमें आपको धनायन ऋणायन सब समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, तो वो जरूर देखिए। और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर HCl ले लिया और हमने क्रिया करा दिया यहाँ KOH से,
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जब क्रिया कर, अच्छा इसको बैलेंस तो हम लोग किए ही नहीं। देखिए बैलेंस करेंगे तो देखिए H2 2 है, यहाँ भी 2 है, बैलेंस है। यस 1 है, यस 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन 4 है, देखिए यहाँ पर 4 1 5 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन देखिए हर जगह है, तो इसको भी बैलेंस नहीं करते हैं। सोडियम देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इसमें 2 का गुणा कर देते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन अंत में करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ 4 और यहाँ पर आपका 2 6 है, 4 और यहाँ पर 2 6 है। यहाँ देखेंगे कि आपका 4 है और यहाँ 1 है, तो इसमें कर देते हैं 2 से गुणा। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन 4 2 हो गया 6, तो ये ऊपर वाला बैलेंस हो गया। इसको करेंगे तो देखिए इसका और ये मिलके बना लेगा H2O लिक्विड के रूप में, और इसका धनायन और इसका ऋणायन मिलेगा तो बनेगा KCl। तो ये भी हो गया आपका, इसको कहेंगे पोटेशियम क्लोराइड। ये है आपका सोडियम सल्फेट, तो ये आपका बन जाएगा। ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनका नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है, इनका नाम क्या क्या डिसाइड करते हैं, ये भी आपको हमने एक वही वीडियो में बताया है, जो है आपका रासायनिक जो है उसमें रासायनिक सूत्रों के निर्माण में वो सारी चीजें मिल जाएंगी कि इसका हम लोग नाम कैसे लिखते हैं, कैसे कैसे बताएंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब देख के नाम लिखना भी वहां पर हमने सिखाया है, तो वो आप देख लीजिएगा। लास्ट हम लोग देख लेते हैं धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। अब देखिए धातु ऑक्साइड क्या है, जब धातु के साथ कोई ऑक्सीजन जुड़ा हो, जैसे कि हमने कैल्शियम ले लिया, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, धातु ऑक्साइड है। इसके साथ क्रिया की बात करते हैं किसी भी अम्ल की, तो आपको बता दें सिंपल सी बात कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति की होते हैं, यानी एक प्रकार के क्षारक ही होते हैं। तो जाहिर सी बात है क्षारक के इस रूप में भी क्षारक होते हैं और इस रूप में भी क्षारक होते हैं। तो जब क्षारक, ये भी इनके अंदर भी क्षारक की प्रकृति होती है, तो जब इनके साथ भी आपके अम्ल क्रिया करते हैं तो वही सेम बनता है लवण और जल। यानी कि अगर इनके साथ ये आप ठोस ले लिए और इनके साथ हम क्रिया करा दिए, मान लीजिए किसी भी जो है अम्ल की, मान लीजिए HCl अम्ल की करा दिए, ये आपका जल में घोलकर, तो यहाँ भी आपका देख रहे हैं ये एक क्षारक की तरह व्यवहार करेगा। इसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये भी एक प्रकार का क्षारक है। तो जब ये भी क्रिया करेगा तो वही लवण और जल बनेगा। यानी यहाँ पर जल तो H2O तो फिक्स है कि बनना, लवण आपको बनाना है, कौन सा लवण बनेगा। तो लवण यहाँ पर बनेगा, देखिए यहाँ पर कैल्शियम के साथ Cl जुड़ेगा तो बनेगा CaCl2, तो यहाँ CaCl2 प्लस H2O बनने वाला है। यानी कि धातु ऑक्साइड के साथ भी जब अम्ल क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। तो ये परफेक्टली आपको मालूम चल गया कि यहाँ पर जो है कितने प्रकार के रासायनिक गुण होते हैं। अच्छा एक और चीज देखिए, बार बार प्रयोग हुआ कि लवण लवण बन रहा है, लवण क्या होता है, वैसे इसको हम बाद में आपको बहुत विस्तृत या डिटेल रूप में पढ़ाने वाले हैं, लेकिन यहाँ आ रहा है तो थोड़ा सा जान लीजिए लवण के बारे में। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रियाओं में जल के अतिरिक्त जो पदार्थ मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं लवण। तो अभी के लिए आप बस इतना ही जान लीजिए कि उसको हम लोग लवण कहते हैं। इंग्लिश में लवण को हम लोग साल्ट कहते हैं। हमें लगता है साल्ट आप ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, जो हम लोग खाते हैं साल्ट, उसी को हम लोग लवण कहते हैं। अब हम लोग जो साल्ट खाते हैं वो एक प्रकार का लवण ही है, वो सोडियम क्लोराइड होता है जिसे हम लोग खाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लवण होते हैं, तो आगे हम लवण के बारे में विशेष रूप से पढ़ाएंगे। तो इस तरह आपने इस वीडियो में अम्ल देख लिया, अम्ल के गुण देख लिया, अम्ल की पहचान भी देख लिया, अम्ल के जो है कि आपने रासायनिक गुण देख लिया, इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं देख लिया। तो अम्ल के बारे में हमें उम्मीद है कि अब आप सब कुछ जान गए होंगे। अब अम्ल, क्षार और लवण का जो आगे के टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी अम्ल, क्षार और लवण के पार्ट 2 में। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर कोई आपके सुझाव हो तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।